हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके बीच एक बार फिर से आ गए हैं। आज हिस्ट्री क्लास 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशंस लेके मैं आ गया हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है वर्ल्ड के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशंस से ही पूरे दुनिया में नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। हर एक देश में वहीं से इंस्पिरेशन मिला था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो पहला है, फ्रेंच रेवोल्यूशंस में एक डेट दिया हुआ है आपको जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 एक ऐसा दिन है फ्रांस में जहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक इवेंट हुआ था, एक घटना हुआ था। ऐसा नहीं कि वो घटना पहली बार हुआ था, इससे पहले भी बहुत सारे घटना हुए थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण थे। तो इसमें क्या था कि पेरिस में 14 जुलाई 1789 मॉर्निंग, अचानक मॉर्निंग में एक दहशत का माहौल आ गया। एक क्या आ गया? दहशत का माहौल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वहाँ का जो किंग था, वहाँ का जो मोनार्की किंग था, किंग कमांडर्स ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। क्योंकि वहाँ का जो राजा था उसने ऑर्डर दे दिया अपना सेनाओं को, ट्रूप्स को, कि तुम सिटी में मूव करो। सिटी में क्या करो? शहर में मूव करो, यानी कि पेरिस में मूव करो। तो लोगों के मन में एक शंका पैदा हुई कि राजा ने ऑर्डर दिया है कि जो भी सेना है वो हम पे क्या है, गोली बारी हम पे बरसाएगा। इस डर के माहौल में लोगों ने क्या किया? 7,000 पीपुल गैदर एट टाउन हॉल। 7,000 लोग टाउन हॉल के नजदीक, जो वर्सली में किला था जहाँ पे कैदियों को पकड़ के रखा जाता था, जबरन वहां पे पहुंच गए 7,000 लोग। दे फोर्स्ड militia and broke into government building in search of arms and ammunition। अब कहता है फोर्स मिलिशिया। मिलिशिया एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे मिल के लोग खुद से एक सेना तैयार कर लेते हैं, जो अनऑफिशियल होता है, रिकॉर्ड में नहीं होता है, अनऑफिशियल होता है, जनसेना बना लेते हैं, उसको मिलिशिया बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोग मिलकर एक मिलिशिया का निर्माण किया और जबरदस्ती गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसते चले गए। गवर्नमेंट बिल्डिंग में क्या हुए? घुसते चले गए। किस चीज की तलाश में? कि उसको कहीं बंदूक मिल जाए, गोला बारूद मिल जाए, इस चीज की तलाश में, ताकि उसको अपने कब्जे में ले लेंगे, और जो राजा की सेना हम पे हमला करेगा उससे अपनी हम आत्मरक्षा करेंगे। दे स्टॉर्म्ड फोर्ट प्रिजनर्स बैस्टली। अब क्या हुआ कि वो वहां पहुंच गए जहां पे, जिस किला में राजा किसी कैदी को पकड़ के रखता था। राजा के खिलाफ अगर कोई कुछ करता था तो राजा उस किला में उसको क्या कर देता था? बंदी बना देता। अचानक से वो लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और बैस्टली का जो कमांडर होता है उसके साथ उसकी लड़ाई होती है। ये सारे लोगों का उसके साथ क्या होती है? लड़ाई होती है। उस लड़ाई में किल्ड कमांडर है, मारा जाता है। जब कमांडर मारा जाता है तो उसमें जितने सारे कैदी थे उसको ये सारे लोग मिलकर रिलीज कर देते हैं, यानी कि प्रिजनर्स को क्या कर देते हैं? स्वतंत्र कर देते हैं। जाते वहां पे कैदी नहीं थे, सिर्फ 7 कैदी थे। कितने कैदी थे? सिर्फ और सिर्फ 7 कैदी थे। तो ये हो गई। और वहां पे जितने भी असला थे, जितने भी आर्म थे, उसको अपने अंदर में ले लेते हैं। उसके बाद होता है फॉलोड बाय राइट्स इन पेरिस एंड कंट्री साइड। इस घटना के बाद भी क्या होता है कि पूरे पेरिस में दंगे फसाद होते रहते हैं। राजा का सेना और लोगों के बीच दंगा होते रहती है। क्रिया हमेशा जारी रहती है। यहाँ तक कि पेरिस ही नहीं, पूरे देहाती इलाके में भी, पूरे गांव वाले इलाके में, कंट्री साइड में। एक और बात थी, लोगों का गुस्सा होने का एक और भी वजह था कि पीपुल वर एंग्री बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। कहता है कि उस समय क्या होता था कि अचानक से पाव रोटी का भाव जो था, वो कीमत था, बढ़ गए थे। तो इतना सारे कारण से 14 जुलाई 79 को ये इवेंट हुआ। ऐसा नहीं है कि ये इवेंट ये शुरू हुआ, इससे पहले भी ये इवेंट चल रहा था, लेकिन इतने बड़े ट्रेजेडी में नहीं चल रहा था। तो उसको और अच्छे से जानने से पहले हम वहाँ के फ्रेंच सोसाइटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलिए, फ्रेंच सोसाइटी को हमने 3 वर्गों में बांटा है, बुक में भी 3 वर्गों में है। पहला है आपका फर्स्ट स्टेट, यानी कि क्लर्की। दूसरा है सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, एंड थर्ड स्टेट अदर पीपुल। मतलब कि क्लर्की जो वो होते हैं, जो चर्च के पोप लोग होते हैं, उसको क्लर्की बोलते हैं। नोबिलिटी मतलब हाई क्लास के लोग। और अदर पीपुल में वो सारे लोग आ जाते हैं, जैसे कि आर्टिशियंस हो गए, पीजेंट्स हो गए, लॉयर हो गए, ऑफिशियल्स, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, एजुकेटेड पर्सन्स हो गए, सर्वेंट्स लोग हो गए, जिसके पास अपना भूमि नहीं है, लैंडलेस फार्मर हो गए। ये सारे लोग अदर पीपुल में आ जाते हैं। अब ये फ्रेंच सोसाइटी में ये तीनों लोगों का जो वजूद है वो काफ़ी मायने रखता है। क्यों? क्योंकि यहीं से सब चीज़ की इवेंट की शुरुआत होती है। यहाँ पे जो फर्स्ट दो है,
फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट जो थे वो टैक्स अदा नहीं करते थे, वो टैक्स अदा नहीं करते थे, जबरदस्ती तीसरे स्टेट के लोगों से लिया करते थे। तीसरे स्टेट का मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, लॉयर्स लोग, फार्मर लोग, पीजेंट्स लोग, एजुकेटेड पर्सन लोग थे, सिर्फ उससे ही टैक्स लिया जाता था। बाकी फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकेंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे, उनको जन्म से ही अधिकार था, प्रिविलेज था कि उनको टैक्स नहीं देना है राजा को, जो कि थर्ड स्टेट वाले लोगों के साथ क्या थी, नाइंसाफी थी। आप देखिए थर्ड स्टेट का जो लोग था, इसकी जो जनसंख्या थी वो 90% थी। कितना था? 90% इसकी पॉपुलेशन थी, और ये सारे लोगों का 10% पॉपुलेशन था। लेकिन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थर्ड स्टेट का था और 10% फर्स्ट और सेकेंड मिलके थे। लेकिन 60% भूमि का जो हिस्सा था, 60% जो जमीन का जो हिस्सा था वो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के लोगों के पास था, और थर्ड स्टेट के पास मात्र 40% था। कितना परसेंट था? 40% जमीन का हिस्सा था। फिर भी जबरदस्ती थर्ड स्टेट के लोगों से ही टैक्स लिया जाता था। उस समय जो टैक्स लिया जाता था वो देखिए टिडेट्स थे और टैरिफ थे, ये दो प्रकार के टैक्स जो जबरदस्ती लिया जाता था वो थर्ड स्टेट वाले लोगों से लिया जाता था। बाकी फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग कोई भी टैक्स अदा नहीं करते थे। जो टिडेट्स जो थे और जो टैली जो थे वो डायरेक्ट कर थे। क्या थे? डायरेक्ट कर थे, जो स्टेट को जमा करना पड़ता। और टिडेट्स जो थे वो चर्च को जमा किया जाता था, चर्च को जमा किया जाता था। जैसे कि टोबैको पे लगता था, सॉल्ट पे लगता था। कोई भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं तो उसका 1/10 भाग आपको चर्च के लोगों को देना पड़ता था, या फिर थर्ड स्टेट के लोगों को, नोबिलिटी वाले लोगों को देना पड़ता था, जो कि एक नाइंसाफी थे। इस कारण से भी लोग काफी राजा से क्या थे? खुश नहीं थे। इस कारण से भी लोग राजा के प्रति लोगों के मन में कोई भी गुजारिश नहीं थी। अब देखते हैं और दूसरा क्या वजह था। ये तो हो गया सोसाइटी, ये तो हो गया सोसाइटी के बारे में। दूसरा क्या वजह था कि लोगों के मन में शंका पैदा हो रही थी राजा के प्रति, मोनार्की के प्रति? तो कारण ये था कि वहाँ का जो राजा था, फ्रांस इन डेट ट्रेजडी, जब वहाँ का जो राजा बना तो उस समय जो राजा था, राजा का जो खजाना था वो खाली हो चुका था, कर्ज के जाल में फंस चुका था और खाली भी हो चुका था। गवर्नमेंट लॉस्ट मनी बिकॉज ऑफ वार्स। इतना ना फ्रांस वॉर लड़ता था, इस बारे से खजाना खाली होते गया, पैसे की कमी होती गई। मेंटेनिंग आर्मी एंड पैलेसेस वाज कॉस्टली। अब देखिए आर्मी, सेना रखता था तो उसको पैसा तो देना ही था। उतना बड़ा महल था, शानो शौकत थी, उसको चलाने के लिए भी पैसा की आवश्यकता थी। ए लार्ज पार्ट ऑफ बजट वाज गोइंग एज इन इंटरेस्ट। इस तरह से राजा का जो जगह था उसका बहुत बड़ा बजट का हिस्सा इंटरेस्ट के रूप में ही चला जाता था। किस चीज में चला जाता था? इंटरेस्ट। राजा को 10%, राजा को 10% इंटरेस्ट देना पड़ता था। किसको? जिससे राजा ने मनी कर्ज लिया था, जिससे राजा ने मनी क्या लिया था? कर्ज लिया था, उसको 10% टैक्स भी देना पड़ता था। तो क्यों? एक तो वार की वजह से, कर्ज के जाल में वार। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन का तो उपनिवेशवाद था, कॉलोनी था, तो फ्रांस ने अमेरिका को मदद की, और उसको अमेरिका को आज़ाद कराने में फ्रांस का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उस वजह से बहुत सारा पैसा फ्रांस का खर्च हो गया। उसके बाद क्या होता था कि अपने यहाँ के साथ साथ दूसरे जगह भी इसकी दखल अंदाजी होती थी फ्रांस की। इस वजह से भी उसको वार में पैसा का बहुत ज़्यादा हाथ होता गया और कर्ज के जाल में फंसता गया। इस तरह से राजा ने क्या सोचा कि अब हम लोग टैक्स बढ़ा देते हैं, अब हम लोग और टैक्स बढ़ा देते हैं, लोगों पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं अधिक टैक्स। इस वजह से भी लोगों में काफ़ी नाखुशी थी कि राजा जबरदस्ती जानबूझ के टैक्स बढ़ाते चला रहा। तो एक तो पहला रीजन ये हो गया, आपका पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन था कर्ज के जाल में तो फ्रांस फंसा ही हुआ था। अचानक से पॉपुलेशन जो है रोज फ्रॉम 2.3 करोड़ टू 2.8 करोड़, वहाँ की जनसंख्या है 2.3 करोड़ से 2.8 करोड़ बढ़ गई, और 1774 से 1789 के बीच में तो अचानक से बढ़ गई। इंक्रीज इन डिमांड बट नॉट इन प्रोडक्शन फॉलोड बाय द प्राइस राइज। अब क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ेगा और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि किसी भी सामान की कीमत क्या होगी? बढ़ेगी। और एक तो ऑलरेडी राजा के पास खजाना नहीं था, पैसा नहीं था लोगों के पास खाने के लिए, तो ये भी असंतोष की एक भावना था जो कि इस इवेंट्स को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। उसके बाद क्या हुआ? पैसा तो थी नहीं, सैलरी ऑफ वर्कर नॉट इंक्रीज। जितने भी लोग काम करते थे राजा के यहाँ,
उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो मास्टर, जो मालिक एक बार सैलरी फिक्स कर दिया, वेज फिक्स कर दिया, वही फिक्स था। समय के साथ तो सैलरी बढ़ना जरूरी है, लेकिन वो भी फिक्स था। तो ये भी एक असंतोष का कारण था, और ये भी फ्रांस की क्रांति के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा क्या था कि फ्रांस में हर साल 2 साल 3 साल पे क्या आ जाती थी, कोई ना कोई सूखा पड़ जाता था, जिस कारण से ठंडी पड़ जाती थी, जिस कारण से उसका क्रॉप में नुकसान हो जाता था। और क्रॉप में नुकसान हो जाने के कारण वहाँ सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाती है। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या हो जाती है? एक वैसा सिचुएशन होता है जब कोई इंसान बेसिक नीड की वजह से मरने की स्थिति में आ जाता है। बेसिक नीड्स जो भी होते हैं उसको ना पूरा करने की वजह से उसकी ज़िंदगी मौत के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। वैसे सिचुएशन को सब्सिस्टेंस क्राइसिस के नाम से हम लोग जान सकते हैं। नहीं तो आप कहता है कि ये सारे रीजंस थे जिसके कारण राजा के प्रति लोगों में नाखुश की भावना प्रबल हो रही थी, और वही प्रबल के कारण ये सारा इवेंट एक और बढ़ रहा था, एक और राजा के मोनार्की सिस्टम को हटाने की ओर आगे बढ़ रहा था। तो मैंने पहले ये देखा, दूसरा नंबर में हमने ये देखा। अब देखते हैं कि राजा की जो बात, टैक्स बढ़ाने की जो बात थी, ये बात लोगों के प्रति पहुंची, तो उसके बाद क्या हुआ? उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि उस समय में 1789 तक 94 तक उस दौरान वहाँ का लिब्रे रुपया हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मनी जो था लिब्रे हुआ था। वहाँ पे 10% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट देना पड़ता था राजा को, जिससे मनी लेंडर से राजा रुपया कर्ज लेता था। तो ये सारे सिचुएशन था जिस कारण से सैलरी भी देनी पड़ती थी सेना को, महल को, शान शौकत को बरकरार रखने के लिए, मेंटेनेंस खर्च के लिए भी पैसा की और आवश्यकता बढ़ रही। सारी चीज़ों को देखते हुए राजा ने टैक्स बढ़ाने का घोषणा कर दिया। जब ये बात लोगों के नज़दीक पहुंची तो आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। उससे पहले एक नोट में है कि लुईस 16 जो राजा था, लुईस 16वां बोलते हैं, वो 20 साल की उम्र में ही बर्बन डिनेस्टी का बिलोंग करता है, बर्बन डिनेस्टी से, और वो फ्रांस के राजगद्दी पे बैठ गया। मात्र 20 साल की उम्र में, और उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी की। वहाँ की जो प्रिंसेस थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट, उनका साथ उसका विवाह हुआ। इससे पहले 79 से पहले 74 में ये गद्दी पे बैठा। उससे पहले भी बहुत सारे राजा थे, लुई 14 में, लुई 15 में। उस समय से ही ये सब सिचुएशंस है, लेकिन मेनली जो मेन इवेंट बना वो 14 जुलाई 1789। अब टैक्स बढ़ाने के बाद फ्रांस की क्या हालात थे, चलिए हम देखते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपके पास जल्दी उपस्थित होते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे उन सारे लोगों पे क्या हो रहा था, टैक्स का लोड बढ़ने की नौबत आ गई। एक तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, उनका मालिक सैलरी नहीं बढ़ा रहा था, ये एक टेंशन था। तो इसी सब चीज़ के बीच लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, जितने भी मिडिल क्लास थे। क्योंकि मिडिल क्लास में बहुत सारे अच्छे लोग आ गए थे उस समय तक। जितने भी ओवरसीज स्टेट्समैन थे, बिजनेसमैन थे, सभी पढ़े लिखे इंसान थे, उनको नया जानकारी आ रही थी समान अवसर के लिए। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना, जब उनको पता चला, वर्कर्स हैड आल्सो प्रोटेस्टेड इन द पास्ट अगेंस्ट द हाई प्राइसेस एंड टैक्स। कहता है कि जितने सारे वर्कर्स थे, काम करने वाले लोग थे, खास करके मिडिल क्लास में, क्योंकि मिडिल क्लास को ही तो टैक्स देना पड़ता था, बाकी क्लर्की और नोबिलिटी को तो टैक्स अदा करने पड़ते नहीं थे। तो इस सब के विपक्ष में उन्होंने क्या किया कि हाई प्राइस में और टैक्स के चलते उन्होंने प्रोटेस्ट करना राजा के खिलाफ शुरू कर दिया। दे डिड नॉट हैव टू पावर रिसोर्स टू ब्रिंग सोशल इकोनॉमिक चेंज। उस समय तक, मतलब कि ये कहानी तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये ऐसा तो नहीं है कि लुईस 16 आया और तभी ये घटना शुरू हो गई। इससे पहले भी ये घटना बहुत दिनों से चलती आ रही थी। ये घटना बहुत दिनों पहले से चलती आ रही थी। तो उस समय तो लोगों के पास क्या था कि ना ही कोई रिसोर्सेज थी, ना कोई शक्तियाँ थी ताकि वो समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को बदल सके। लेकिन जब मिडिल क्लास का उदय हुआ तो मिडिल क्लास में पढ़े लिखे इंसान थे, एजुकेटेड पर्सन थे, वो चाहते थे कि फ्यूडल जो सिस्टम है, यानी कि जो विशेष अधिकार मिला हुआ है फर्स्ट स्टेट के लोग को और सेकेंड स्टेट के लोग को, उसको समाप्त हो जाना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? राजा को क्या कर देना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए। हम अकेले ही टैक्स क्यों भरें? हम अकेले ही थर्ड क्लास के लोग, यानी कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो हम अकेले टैक्स क्यों करें? फर्स्ट क्लास के लोग को टैक्स भरना चाहिए, सेकेंड क्लास के लोगों को भी टैक्स भरना चाहिए। और वो ऐसा मांग करने लगे। ऐसा नहीं था कि वो अचानक से उनके मन में ये ज्ञान आ गया कि अब ऐसा होना चाहिए। वो लोग भी इन्फ्लुएंस थे, वो लोग भी क्या थे? दूसरे से प्रभावित थे।
दे वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब कि जिस प्रकार का अवसर फर्स्ट क्लास के लोगों को मिलता है, सेकंड क्लास के लोगों को मिलता है, वो थर्ड क्लास के लोगों को भी मांग बढ़ने लगी। वो किससे इन्फ्लुएंस थे? तो जॉन लोक एंड जीन जैकी रूसो से काफी प्रभावित थे। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिनसे ये सारे लोग, मिडिल क्लास के लोग क्या थे? प्रभावित थे। मिडिल क्लास के लोगों को प्रभावित होने का एक और कारण था, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ब्रिटेन और अमेरिका में जब लड़ाई हुई तो फ्रांस ने उसमें मदद की। तो फ्रांस के लोगों को लगा कि जब अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है, वहाँ डेमोक्रेसी आ सकती है, तो फिर हमारे देश में क्यों नहीं आ सकती है? तो इससे भी उनको इंस्पिरेशन मिला, इस घटना से भी उनको क्या मिला? इंस्पिरेशन आया और उस चीज़ों को वो लेके आगे बढ़े। एक तो इनके आइडिया, इनके थॉट्स रोसियो के और जॉन लोक के इनको और प्रभावित किए। उसके बाद जो ये प्रभावित करने वाले इक्वल्स लॉ और अपॉर्चुनिटी की बात जो थी, ये जो आइडिया था वो आप गली मोहल्ले डिस्कस होने लगे और डिबेट होने लगे पब्लिक पैलेस पे। और ये सारा चीज़, ये जो आइडिया था, जो न्यू थॉट था, उसको बुक के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को बताया जाने लगा। अब वैसे लोग जिसको किताब पढ़ना नहीं आता था, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना आता था, उसको पढ़ के इस न्यू आइडियाज़ के बारे में, न्यू थॉट्स के बारे में लोगों को सुनाया जाने लगा, ताकि राजा के प्रति क्या हो और रोष बढ़ता जाए। और ये जो भावना थे धीरे धीरे और बढ़ती चली गई और पूरा बहुत भयानक इवेंट्स क्रांति का रूप लेते जा रहा था। और जैसे मैंने पहले बताया था कि एक तो राजा का खजाना खाली था, सैलरी देने थे आर्मी को, एजुकेशन सिस्टम में पैसा लगाना था, तो पैसा लाने के लिए उसने टैक्स बढ़ाना चाहा था, जैसे मैंने पहले ही कहानी में बता दिया था। तो जब लोगों को ये बात पता चला, जब लोगों को ये समाचार पता चला, दिस न्यूज ऑफ इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सिस्टम्स प्रिविलेज। कहता है कि जैसे ही लोगों को, जैसे मिडिल क्लास के लोगों को पता चला कि राजा ने अब नया टैक्स बढ़ाने की कोशिश लागू करने का चाह रहा है, तो लोग काफ़ी क्रोधित हो गए। और जो भी फर्स्ट स्टेट के लोग थे या सेकेंड स्टेट के लोग थे, जिनको विशेष अधिकार था बाय बर्थ कि टैक्स नहीं देना है, या फिर जितने और अलग प्रकार के जो भी प्रिविलेज थे, उसका लोग विरोध करने लगे। यानी कि मिडिल क्लास के लोग क्या करने लगे? विरोध करने लगे। तो मिडिल क्लास के लोग इस सारी चीज़ों का विरोध करने लगे। अब ऐसा क्यों था कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई कि ये घटना ऐसा नहीं है कि लुई 16 में के समय के साथ ही शुरू हुआ, नहीं, ये एक मेन शुरुआत था इसके समय में, लेकिन ये घटना बहुत पहले से ही चलती आ रही थी फ्रांस में। लेकिन जो 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई, वो इवेंट पूरे वर्ल्ड पे एक अपना इम्पैक्ट रखता है, पूरे वर्ल्ड पे एक अपना इम्पैक्ट रखता है। उसी वर्ल्ड इम्पैक्ट के कारण हर देश अपने अपने देश में इस प्रकार के राजतंत्र की व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए इसी रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए। क्या हुए? इंस्पायर्ड हुए। तो यहाँ पे मिडिल क्लास का एक महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि मिडिल क्लास में पढ़े लिखे लोग आ गए थे, जैसे कि मर्चेंट लोग आ गए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आ गए थे, लॉयर आ गए थे, गवर्नमेंट वर्कर आ गए थे जो ऑलरेडी राजा के यहाँ काम करते थे। तो ये सारे लोग भी मिडिल क्लास में आ गए थे और इस प्रकार के राजतंत्र व्यवस्था से ये लोग उभर चुके थे। और ये आप डेमोक्रेसी फॉर्म करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? ये चाहते थे कि फ्यूडल सिस्टम खत्म हो, यहाँ पे रहने वाले हर एक नागरिक को समान अवसर मिले, सबके लिए समान कानून हो, ऐसा ये लोग चाह रखते थे। तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ, आगे देखते हैं कि इस बड़े इवेंट का इम्पैक्ट आगे क्या हुआ फ्रांस की क्रांति में। इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। आई थिंक फर्स्ट पार्ट में इतना ही था और सेकेंड पार्ट बहुत जल्द हम लेके आएंगे आपके बीच। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत जल्द हम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।